हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल PSS विज़न एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनीत पांडे आपके लिए सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, डेली टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। और ये टेस्ट सीरीज़ आपके रेलवे के, CHSL के, MPSI, MP कांस्टेबल सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये टेस्ट सीरीज़ उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिन्होंने एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया, और जिन्होंने सिलेबस नहीं भी कंप्लीट किया वो भी इस टेस्ट सीरीज़ से क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि सारी कॉन्सेप्ट भी आपको डिस्कस इसमें करा दिए जा रहे हैं। तो इससे आपके पूरे जितने भी चैप्टर आज तक आपने पढ़े सबका रिवीजन हो जाएगा। उसके अलावा हम लोगों का एक नया बैच 5 अक्टूबर को MPSI MP कांस्टेबल का शुरू होने वाला है PSS विज़न एकेडमी के ऐप पे। ये ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। प्ले स्टोर में आप PSS विज़न एकेडमी डालेंगे, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और उसी ऐप में ये बैच आपको मिलेगा। दूसरी बात, बहुत जल्दी ही ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी शुरू होने वाली हैं। तो जो लोग भी अपना गांव वगैरह में रह रहे हैं इस समय, वो भी आके अपना यहाँ पे अपना रूम वूम तलाशना शुरू कर दें, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस मेरे हिसाब से 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकार के निर्देशानुसार शुरू हो सकती हैं। तो 15 अक्टूबर के बाद अगर शुरू हो जाती तो जैसे ऑफलाइन क्लासेस पहले चल रही थी वैसे ही ऑफलाइन क्लासेस अभी भी चलेंगी PSS विज़न एकेडमी 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस में। उसके अलावा जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो भी अपने हिसाब से चलती रहेंगी, उसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है 75, 73, 76, 79, 81, 89 और 51 की माध्यिका क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया था, अभी तीसरे या चौथे टेस्ट में। वैसा ही क्वेश्चन फिर से आ गया। मैंने आपको कहा था जब भी किसी क्वेश्चन में माध्यिका या मीडियन निकालनी हो, तो पहले उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए इसको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दे रहा हूँ। इंक्रीजिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर बेटा इसमें कौन सा है, 51 है। उसके बाद का अगला बड़ा नंबर कौन है, 73 है। उसके बाद का अगला बड़ा नंबर कौन है, 75 है। अगला बड़ा नंबर 76 है। अगला बड़ा नंबर 79 है। अगला बड़ा नंबर 81 है और अगला बड़ा नंबर 89 है। ये नंबर मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिए। आप चाहो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हो। और मैंने कहा था माध्यिका अब वो वाला टर्म होगा जो बीचों बीच पाया जाएगा। अब देखिए बीचों बीच कौन सा पाया जा रहा है, 3 इधर से हटा दो, 3 इधर से हटा दो, बीच में कौन है, 76 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 76 है। मतलब माध्यिका या मीडियन क्या होगी, 76 होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका हाइट एंड डिस्टेंस से आ गया है। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये इंग्लिश वाला पढ़ लें तो उसके बाद हिंदी वाला क्या शो करिएगा ना। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 2 किलोमीटर अबव द ग्राउंड इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इफ आफ्टर 10 सेकेंड द एलिवेशन इज ऑब्जर्व्ड टू बी 30 डिग्री द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज। एक हवाई जहाज भूमि से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, क्षैतिज उड़ रहा है। पृथ्वी के एक बिंदु से जहाज 60 डिग्री के कोण पर है। यदि 10 सेकंड बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, मतलब पहले 60 डिग्री था, 10 सेकंड बाद 30 डिग्री हो जाता है, तो जहाज एक समान चाल की जहाज की चाल क्या होगी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका कॉन्सेप्ट हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए पहले इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। बेटा आज के बाद से सुन लो, ये मैं पहले भी आपको बताया हूँ जब कभी ऑफलाइन क्लासेस चलती थी ना, आज फिर बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका हवाई जहाज सपोज दैट h ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है, पहली बार मतलब कि अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए किसी बिल्डिंग की ऊंचाई h है। आपने पहली बार यहाँ पे कुछ देखा तो यहाँ से एंगल मान लीजिए थीटा बना, और फिर थोड़ा सा इस तरफ आ गए। ठीक है, मतलब ये जो क्या नाम है, ये जो पिलर है, टावर है, इसकी तरफ आ गए। मान लीजिए x दूरी कवर करके आ गए, तो यहाँ पे एंगल क्या बन गया, फाई बन गया। ठीक है, तो x में, h में, थीटा में और फाई में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है आज के बाद से याद रखना, तो आपको डायग्राम बनाने की इस तरह के क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h कॉट छोटा माइनस कॉट बड़ा। बस ये ध्यान रखना, और क्वेश्चन इस तरह के इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे कि पूछो ना। ठीक है,
x इज इक्वल टू एच कॉट छोटा वाला एंगल माइनस कॉट बड़ा वाला एंगल। अब बच्चे कह रहे हैं इसमें छोटा कौन होगा? बेटा देखो, जो दूर होगा, जो एंगल दूर होगा वो छोटा होता है और जो एंगल पास होगा वो बड़ा होता है। क्लियर है? ठीक है, मतलब थीटा छोटा एंगल होगा, फाई बड़ा एंगल होगा। इसीलिए मैंने यहाँ छोटा बड़ा लिख दिया, क्योंकि डिजिट के फॉर्म में तो छोटा बड़ा आप पहचान ही जाओगे, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ छोटा बड़ा लिख दिया, x इज इक्वल टू एच कॉट छोटा वाला एंगल माइनस कॉट बड़ा वाला एंगल। ठीक है, अच्छा आप सुनो मेरी बात। अगर मैं इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में आपके सामने डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम देखिएगा कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है बेटा, ये ज़मीन है, ठीक है। यहाँ पे एक हवाई जहाज़ सपोज दैट उड़ रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक हवाई जहाज़ उड़ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे एक हवाई जहाज़ उड़ रहा है। आप यहाँ पे खड़े हो, आपने इस हवाई जहाज़ को देखा, तो एंगल बना कितना? 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 10 सेकेंड बाद ये हवाई जहाज़ यहाँ पहुँच गया, 10 सेकेंड बाद ये हवाई जहाज़ यहाँ पहुँच गया। अभी भी आपने यहीं से देखा तो अब एंगल कितना बना? 30 डिग्री बना। और इस हवाई जहाज़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? h है। कितनी? h है। क्लियर है? और h की वैल्यू भी आपको दी गई है 2 किलोमीटर, है ना, ठीक है। तो बताओ 10 सेकेंड मतलब यहाँ पे जब था फिर यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 सेकेंड लगा। तो इस 10 सेकेंड में इसने कुछ ना कुछ दूरी तय की होगी कि नहीं तय की होगी? तय की होगी। तो हमने उस दूरी को क्या मान लिया? x मान लिया, ठीक है। तो बताओ अब ये वही वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा नहीं लग जाएगा कि भाई पहले हवाई जहाज यहाँ उड़ रहा था, 10 सेकेंड के बाद यहाँ उड़ना, तो 30 डिग्री कोण बना, h ये है, तो x इज इक्वल टू एच कॉट छोटा माइनस कॉट बड़ा वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा ना। तो आइए लगाते हैं। अगर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू h की वैल्यू देखिए कितनी बेटा? h की वैल्यू, हवाई जहाज हमारा 2 किलोमीटर की हाइट पर रहा, h कॉट छोटा मतलब cos 30 डिग्री माइनस कॉट 60 डिग्री, है ना भाई, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती बेटा? कॉट 30 की वैल्यू होती √3 और कॉट 60 की वैल्यू क्या होती? 1/√3। क्लियर है? ठीक है। तो x इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा? √3 इंटू √3 3 में से 1 गया 2 और 2 दूना 4, x इज इक्वल टू 4/√3 किलोमीटर आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 4/√3 किलोमीटर। और हमें स्पीड बतानी है, इसका मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में 4/√3 किलोमीटर चल रहा है और कितने सेकंड में चल रहा है? 10 सेकंड में चल रहा है, ठीक है। तो आइए निकाल लेते हैं। यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी तो हमारी 4/√3 है और समय कितना है? 10 सेकंड है। 10 सेकंड को आवर में बदल सकते हो बेटा। 10 सेकंड को अगर आवर में बदलेंगे तो इसको क्या करो? 3600 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 3600 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया ना, और 360 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? 4 इंटू 360 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा, ठीक है। √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 4 इंटू 360 इंटू √3 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काट लेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा और 120 का 4 गुना 480 √3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो हवाई जहाज की स्पीड है वो कितनी है? 480 √3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। बेटा आज के बाद से एक कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना कि कभी भी किसी टावर की ऊंचाई पता हो, पहले वो किसी पॉइंट से कोई एंगल बना रहा हो, फिर कुछ दूरी चलने के बाद कुछ दूसरा एंगल बना रहा हो, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी भी आपको पता हो, तो उसके लिए यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना। उससे आपको ये जो डायग्राम है ना बेटा, ये डायग्राम भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं क्लासेस में आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैं टेस्ट सीरीज़ करा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा हल्का कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। उसके अलावा अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो बेटा आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस जब शुरू होंगी तब भी आप आके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बेटा देखो सामने से बताने में जो जितने बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा उतना बेहतर तरीके से यहाँ पे समझाया जा सकता है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज़ में केवल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है जल्दी से ना। मैं यहाँ पे आपको ज्ञान देने के लिए नहीं खड़ा हूँ, यहाँ पे केवल मैं आपको ये बताने खड़ा हूँ कि क्वेश्चन को किस तरह से आपको एग्ज़ाम में हैंडल करना है, ठीक है। और आपको अगर पूरी नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में जो बैच आएंगे उसमें आपको
बढ़िया से कायदे से सारी चीज़ें एक एक करके बताई जा रही हैं। उसके अलावा अगर आपको ऐप नहीं ज्वाइन करनी तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन थीटा, ये भी देखो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/4 टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान दिया गया, इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए आइए क्वेश्चन दिखाइए। सबसे पहले जो पूछा गया उसको देखते हैं। देखो 3/4 तो है ही है बेटा। अगर मैं टेन थीटा को लिखना चाहूँ तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ मेरे भाई ना, और कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो 3/4 तो है ही है। एलसीएम लोगे तो बताओ साइन थीटा कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा कैंसिल आउट होगा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा बेटा। आप लोग ने बचपन में कभी ना कभी पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो क्या आ गया, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं साइन थीटा कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन निकाल लूँ तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब देखिए वो कौन बताएगा, वो ये बताएगा ना। ठीक है, क्या करूँ, इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दूँ, इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दूँ तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab समथिंग बेटा ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 होता है। बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 में से 1 गया 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 1 आ गई। कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अगर 1 आ गई तो यहाँ पे 1 पुट किया जा सकता है, अगर यहाँ 1 पुट करोगे तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है। क्लियर है सबको। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के तरीके और भी होते हैं, लेकिन हाँ आप इस तरीके से सीखे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए मैं और तरीके आपको आगे चल के कभी फिर सिखा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन देखते हैं भैया। चौथा क्वेश्चन सर, चौथा क्वेश्चन लगा दीजिए। चौथा क्वेश्चन आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 2531, फाइंड दीज 3 ऑड नंबर्स। 3 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग 2531 है, तो संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, अब देखो बेटा अगर इस क्वेश्चन को मैं आपसे करने के लिए कहूँ तो आप लोग जानते हो क्या कहते हो, आप लोग कहते हो माना पहली विषम संख्या x है, अगली विषम संख्या x + 2 है, और अगली विषम संख्या x + 4 है। क्योंकि बेटा विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है ना। ठीक है, कितने का अंतर है, क्योंकि मान लो पहली विषम संख्या 1 है, x के लिए मान लो 1 है, तो 1 में 2 जोड़ो 3, 1 में 4 जोड़ो 5 ना। ठीक है, मतलब विषम संख्या में 2 का अंतर होता है। तो आप लोग से मैं क्वेश्चन करने कहता हूँ, तो आप लोग कहते हो पहली विषम संख्या x है, अगली x + 2 x + 4, फिर क्या करते हो, फिर ये करते हो x का स्क्वायर करते हो, x + 2 का स्क्वायर करते हो, x + 4 का स्क्वायर करते हो, फिर सबको जोड़ते हो बराबर 2531 करते हो ना। उसके बाद फिर यहाँ a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतनी कठिन बन जाती है कि आप उसको हिम्मत नहीं करते हो कि सॉल्व कर सको ना। ठीक है, तो आपको ये दुनियादारी नहीं करनी है, सारी चीज़ें मिटा दो। आपको क्या करना वो मैं बताऊँगा। ठीक है, आपको ऑप्शन पे पहुँच जाना है। किस पे पहुँच जाना है, ऑप्शन पे। जरा पहला ऑप्शन चेक करो, बताओ। बस इसमें यूनिट डिजिट पकड़ना बेटा। देखो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से खत्म कराऊंगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में 5 ले लो। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 ले लो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 ले लो। 9 1 10, 10 5 15। इन सबको जोड़ने पे 15 आ रहा है। क्या इन सबको जोड़ने पे जो 15 आ रहा है, क्या यहाँ यूनिट डिजिट पे 5 लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है ना। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। क्लियर है। चलिए अब अगला ऑप्शन देखते हैं। ये वाला देखो, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। भाई 5 का स्क्वायर 25, 25 में 5 ले लो। 7 का स्क्वायर 49, 49, 9 का स्क्वायर क्या 81 में से 1 ले लो। 9 1 10, 10 5 15। ठीक है, क्या यहाँ यूनिट डिजिट पे 5 लिखा हुआ है? नहीं लिखा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ठीक है, जरा यहाँ देखो, 7 का स्क्वायर 49,
9 का स्क्वायर 81, 81 का 1 ले लो, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10, 10 1 11, 11 के 1, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है, ये ऑप्शन सही हो सकता है ना, इसको भी चेक कर लो। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 का 5 ले लो 7, ठीक है। 9 9 18, 18 5 23, ये वाला भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कुल मिला के हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन हमारा सी सही हुआ। देख रहे हो, बिना कैलकुलेशन के आंसर निकल गया। बस आपको यूनिट डिजिट फाइंड करनी आनी चाहिए। मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने बस क्या किया है, 1 का स्क्वायर 1 लिखा, 9 का स्क्वायर 1 लिखा, 7 का स्क्वायर 9 लिख लिया, 49 होता है 9 लिख लिया। तो 9 1 10, 10 1 11, तो 11 के यूनिट डिजिट पे 1 है। आप देखिए यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे क्या 1 है, तो ऑप्शन हमारा पक्का क्या होगा, यही वाला ऑप्शन सही होगा। तो बताइए, जितनी कैलकुलेशन आप करते हो एग्जाम में, उससे मैंने बचा लिया कि नहीं बचा लिया। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं केवल आपको पेपर सॉल्व करना बता रहा हूँ कि एग्जाम में पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 अप टू 100 ना। क्वेश्चन में कह रहा है एक सीरीज दी गई है, इसके जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स का हमें क्या बताना है, सम बताना है। अब सुनो मेरी बात बेटा, देखो सबसे पहली बात तो ये सीरीज जो है वो एपी में है। किस में है, एपी। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे है, ये मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि बेटा देखो सबके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है कि नहीं है भाई। 52 में से 51 घटाओ 1, 53 में से 52 घटाओ 1, 54 में से 53 घटाओ 1, ठीक है। सबके बीच का डिफरेंस 1 है। अगर किसी भी सीरीज में शुरू से लेकर अंत तक अगर डिफरेंस सेम आता है, डिफरेंस अगर सेम आता है तो सीरीज किस में कहलाती है, एपी में कहलाती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो डिफरेंस 1 का ही हो, कभी कभी 2-2 का हो जाता है, कभी कभी 3-3 का हो जाता है। इसका मतलब ये सीरीज बेटा किस में, एपी में है, ठीक है। अच्छा, अगर एपी में सम की बात करूं, क्योंकि मुझे योगफल निकालना है, तो एपी में सभी पदों के योगफल का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो n क्या होता है, n होता है पदों की संख्या। बताओ 51 से लेकर 100 तक कितने पद होंगे, कितने टर्म होंगे, 50 होंगे कि नहीं होंगे भाई, गिन लेना तुम। 51 52 53, 51 से लेकर 60 तक 10, 61 से समझ गए ना, ठीक है। 51 से लेकर कितने टर्म, 100 तक कितने टर्म होंगे, 50 होंगे। तो 50/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 51 है, प्लस n-1, n कितना था 50, 50 में से 1 गया 49 ना। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का, 1 का है, ठीक है। क्लियर है सबको। तो 50/2 होता है 25, और 49 में 51 दूना 102 होता है, ठीक है। तो 102 में 151 दूना 102, 102 में 49 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 151 आएगा। 102 में 49 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 151 आएगा, ठीक है। 151 आ जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए 151 गुणे 25, 151 गुणे 25 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 25 एकम 25 का 5 हासिल 2, 25 25 125, 125 2 127, 127 का 7 हासिल 12, 25 एकम 25 26 27, 27 10 37, 37 75। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है, 37 75, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 24√3 सेंटीमीटर का। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिधि क्या होगी, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हिंदी वाला दिखाइए, हिंदी वाला दिखाइए। यहाँ पे कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 वर्ग सेंटीमीटर है। कह रहा है इस त्रिभुज की परिधि क्या होगी। अब देखो कैसे करेंगे। देखो समबाहु त्रिभुज हैं, तो समबाहु त्रिभुज तो बेटा सबसे पहले आप जान लो कि पहली बात समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। सारी भुजाएं सेम है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बताओ समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है बेटा √3/4a²। क्या होता है, √3/4a²। और समबाहु त्रिभुज का जो पेरीमीटर होता है वो 3a होता है, मतलब सभी भुजाओं का योगफल। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे √3/4a² = 24√3 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे 24 चौक कितना होता है, 24 चौक होता है 96, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 96, ठीक है। अगर ए स्क्वायर 96 आ गया तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको अगर थोड़ा सा फैक्टर कर दो तो 16 छका 96 होता है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4√6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा 4√6 आ जाएगी, ठीक है। अंडर 16 की वैल्यू 4 होती है और 4√6 आ जाएगी, क्लियर है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि इसकी परिधि बतानी, परिधि का मतलब यही पेरीमीटर बताना है। तो बताओ अगर a की वैल्यू 4√6 आ गई तो यहाँ पे 4√6 लिख दो, तो 3 × 4√6, 3 × 4√6 कितना हो गया 12√6 हो गया, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेटा पूछे आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेन से आ गया, कह रहा है ट्रेन क्रॉसेज अ 550 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड, हाउ लॉन्ग वॉज द ट्रेन इफ इट वॉज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। एक रेलगाड़ी एक 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती, यदि यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए देखो, कभी भी आज के बाद से सुन लो, कभी भी कोई जैसे मान लो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई L है, ठीक है, और इसको एक ट्रेन पार कर रही है, इसको एक ट्रेन पार करी S स्पीड से और ट्रेन की लंबाई L1 है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म है, क्लियर है। तो ट्रेन की स्पीड, अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उस कंडीशन में ट्रेन की स्पीड कैसे निकालेंगे, ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई डिवाइडेड बाई टाइम, क्लियर है, ठीक है। S इक्वल टू क्या होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। आप बताओ यहाँ पे ट्रेन की स्पीड कितनी है, 70 है, तो 70 इंटू क्या कर लो 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड बदल लो, क्योंकि दोनों तरफ यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसकी ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 550 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी 550 है, ट्रेन की लंबाई मुझे बताना है, और टाइम कितना ले रही है, ये टाइम ले रही है 36 सेकंड, कितना ले रही है 36 सेकंड। तो बताओ 18 दूना होता है 36, ठीक है, 7 × 5 = 35, 350, 350 का दुगना कितना होगा 700 होगा, इज इक्वल टू 550 प्लस L1, तो 700 में से 550 घटाओगे तो L1 इज इक्वल टू क्या गया 150 मीटर। इसका मतलब जो ट्रेन है हमारी वो कितनी लंबी है, 150 मीटर लंबी है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट, उसके अलावा और भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सीखने हैं तो आप हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम इस समय रीवा में सबसे मजबूत टीम है, और अगर आप जुड़ेंगे तो आपके सिलेक्शन का वादा हम लोग करते हैं, बशर्ते कि आप भी उसी तरीके से मेहनत करिए। क्योंकि बेटा अगर हम मेहनत करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि जॉब किसको चाहिए, आपको चाहिए। तो हमारे साथ साथ आपको मेहनत करें। जैसे मान लो मैं अगर 50% मेहनत कर रहा हूँ तो आपको समझ लीजिए 75% मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब जितनी मैं मेहनत करूँ उससे कुछ परसेंट ज़्यादा आपको, मैं 100% कर रहा हूँ, आपको 110% मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 30, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ द 3 दीज नंबर्स इज। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 30 है तो प्रथम और अंतिम संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है। देखो अगर मैं आपसे कहूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए तो आप लोग क्या करते हो, पहली संख्या x मानते हो, फिर अगली x+2 मानते हो, फिर अगली x+4 मानते हो, फिर अगली x+6 मानते हो ना, फिर अगली x+8 मानते हो, फिर सबको जोड़ के बटे 5 कर दो बराबर, ठीक है। वो सब काम नहीं करना है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, सुनो। देखो यहाँ पे 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 30 है, मतलब एवरेज बेटा 30 है कि नहीं, तो सबसे पहले एवरेज 30 लिख लो, ठीक है, एवरेज 30 लिख लो। उसके बाद देखो यहाँ कितनी क्रमागत संख्या है, 5 है। अगर 5 है तो अब 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो अगर 5 संख्या है तो समझ जाना 5 में से एक संख्या तो तुमको मिल गई है, जानते हो कौन सी संख्या, बीचों बीच वाली, जो एवरेज होगा इस कंडीशन में जब भी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहे। जैसे 5 हमारा ऑड नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड रहे तो यहाँ पे जो बीचों बीच वाला नंबर होगा वही हमारा मिडिल नंबर का भी काम करेगा, ठीक है। तो 5 में से अगर एक संख्या मिल गई तो बची 4 संख्या है, तो क्या करो 2 संख्या इधर डाल दो, 2 उधर डाल दो, लेकिन इवन डालना। 30 के इधर अगला इवन नंबर क्या आता है 28 आता है, इधर क्या आता है 26 आता है, 30 के उधर क्या आता है 32 आता है और 34 आता है। तो आपसे कह रहा है पहली और अंतिम का एवरेज निकालना है, तो कुछ नहीं करो, 26 में 34 जोड़ के बटे क्या कर दो 2 कर दो, तो 34 में 26 जोड़ोगे 60 आएगा, 60 बटे 2 कितना होगा 30 होगा, क्लियर है। तो आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, हाँ लेकिन कठिन क्वेश्चन नहीं है। लिखा हुआ सोनू ट्रेवल्स फॉर 3 1/2 आवर्स एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड देन 2 1/2 आवर्स एट 48 किलोमीटर पर आवर। ही फाइंड्स दैट ही हैज कवर्ड 4/5 ऑफ हिज जर्नी। मतलब वो 3.5 घंटे तक जब 40 की स्पीड से जा रहा है और 2.5 घंटे तक जब 48 की स्पीड से आया, तो उसने ये पाया कि उसने पूरी यात्रा का 4/5 भाग कवर कर लिया है। तो अब कह रहा है कि रिमेनिंग जर्नी, जो अभी भी जर्नी बची है, अगर उसको 1 से 11/20 घंटे में कवर करनी है तो आखिर उसको स्पीड क्या रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है सोनू 3.5 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और 2.5 घंटे 48 किलोमीटर गति की यात्रा पाता है। वह अपनी यात्रा का 4/5 भाग चल चुका है। यदि वह बची हुई दूरी 1 से 11/20 घंटे में तय करना चाहता है तो उसकी गति क्या होगी, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर दीजिए रिमोट से। नहीं होगा, थोड़े से ऊपर कर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी जगह काफ़ी है। ठीक है, आइए यहाँ जल्दी से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बताओ सोनू ने जो पहली वाली यात्रा की है वो कितनी स्पीड से की है, 40 की स्पीड से की है ना, और कितनी घंटे में की है, 3.5 घंटे में की है। तो 2 3 दूना 6 6 1 7 7/2 है ना। तो यहाँ पे करेंगे तो 20 आएगा, 20 सतह कितना 140 किलोमीटर। क्लियर है, ठीक है। चलिए यात्रा का सेकंड पार्ट निकाल लेते हैं। सेकंड पार्ट 2.5 घंटे में 48 की स्पीड से जा रहा है, तो 48 की स्पीड से कितने घंटे तक है, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब 5/2 है ना। तो यहाँ 24 आएगा, 24 पंचे कितना होता है बेटा, 120 होता है। क्लियर है, ठीक है। तो बताओ सोनू अभी तक कितना चल चुका है बेटा, टोटल सोनू अभी तक चल चुका है 260 किलोमीटर। टोटल यात्रा का कितना चल चुका है, 260 किलोमीटर। और सोनू जो टोटल यात्रा का 260 किलोमीटर चल चुका है, कह रहा है 4/5 भाग के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि जो 4/5 होगा वो 260 किलोमीटर के बराबर होगा। बोलो मेरे भाई, ठीक है। मतलब अगर टोटल यात्रा 5 है तो 5 में से वो 4 भाग चल चुका है। ठीक है, तो देखो 4 बराबर देखो टोटल यात्रा 5 है, 5 में से 4 चल रहा है और वैसे कितना चल रहा है 260। तो इसका मतलब जो 4 होगा वो 260 किलोमीटर के बराबर होगा। तो 4 260 किलोमीटर बराबर होगा, तो 1 किसके बराबर होगा, भाग दे दो। 4 छंग 24 और 4 पंचे 20 ना, 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर बराबर होगा 4 छंग 24 4 पंचे। ठीक है, अब देखो 5 भाग था, टोटल चलना था 5 में से 4 चल चुका है, तो बचा कितना 1। इसका मतलब 65 किलोमीटर सोनू को और चलना है। ठीक है, अगर 65 किलोमीटर और चलना है तो कितने घंटे में वो चल रहा है, 1 से 11/20 घंटे में चल रहा है। तो यहाँ पे सोनू की स्पीड निकालना, 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी 65 है और समय कितना है, 20 1 कम 20 और 20 में 11 जोड़ो कितना आएगा बेटा, 31 आएगा ना। तो यहाँ पे 31/20 हो जाएगा। तो 20 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 65 दूना कितना होता है 13, 130, 1300/31। अब 1300/31 को बेटा सॉल्व कर लेना, इतना मैं नहीं सॉल्व करूँगा, घर में बैठ के सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन कुछ नहीं था, 40 की स्पीड से 3.5 घंटे चला लो, इतना चल गया। 48 की स्पीड से 2.5 घंटे चला, इतना। टोटल कितना चला 260, और ये 260 4/5 के बराबर है। तो 4 बराबर 260 तो 1 बराबर 65, मतलब यही 65 किलोमीटर चलना है। और कितने घंटे में चलना है, 1 से 11/20 घंटे में चलना है। 4 बराबर क्या आता है, दूरी बटे समय। सॉल्व कर लीजिए, आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ अर्ली इज 8,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 10% छमाही चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुल ब्याज कितना हो। कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे CI की बात हो रही है। प्रिंसिपल हमारा बेटा कितना 8,000 है, कितना 8,000 है। टाइम कितना है, 1 साल है, 1 साल है ना, टाइम 1 साल है। ठीक है, रेट कितना है 10% है, लेकिन रेट 10% तो है, लेकिन हमें यहाँ पे हाफ अर्ली के लिए कह रहे हैं। तो HY का मतलब हाफ ईयर होता है। ठीक है, H का मतलब हाफ, Y का मतलब ईयर। ठीक है,
क्योंकि हमसे छमाही के रिस्पेक्ट में ब्याज की दर कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, तो रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, बोले तो 5%। कितना हो जाएगा, 5%। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे छमाही की बात करें तो एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं। ठीक है। तो बताओ अब यहाँ पे अगर मैं 2 हाफ ईयर के रिस्पेक्ट में, अगर मैं 2 हाफ ईयर के रिस्पेक्ट में रेट फाइंड करना चाहूँ तो आराम से कर सकता हूँ। कैसे, नेट इफेक्ट लगा दूँ, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है। CI में नेट इफेक्ट लगा सकते हैं। तो क्या कर लो, x + y + xy डिवाइड बाई 100, तो 5 + 5 + 5 गुणे 5 बटे क्या 100, तो 5 × 5 = 10 और यहाँ 10.25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10.25% रेट आ जाएगा। अब ये जो 10.25% रेट आया है ना बेटा, ये 2 छमाही का आया है और वो 5% के रेट से। 5% मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ छमाही की बात करें तो 10 का आधा कर लो 5। उसके अलावा एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर और 2, तो यहाँ पे 2, जब मैंने 2 हाफ ईयर देखा और रेट 5 आया तो मैं समझ गया कि यहाँ नेट इफेक्ट लगा, क्योंकि 2 चीज़ों के रिस्पेक्ट में भाई नेट इफेक्ट लगा सकते हो ना भाई, क्योंकि पहले साल का भी 5% है, दूसरे साल का भी क्या है 5% है, लेकिन ओवरऑल अगर 2 हाफ ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो उसके लिए नेट इफेक्ट लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ SI होता तो 5 × 5 = 10 हो जाता, SI की अगर बात होता तो 5 × 5 = 10 हो जाता, लेकिन अगर CI की बात करें तो यहाँ पे फिर आपको नेट इफेक्ट लगाओगे तभी रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवरऑल मिलेगा। कितने ईयर का, 2 हाफ ईयर का मिलेगा। ठीक है। तो 10.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, बस CI निकल आया। क्या करो, कुछ ना करो, प्रिंसिपल बोले तो 8,000 का 10.25% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये 2 0 और नीचे लगा लो, 1 2 3 3 0 का डे, मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 5 = 40 का 0 हासिल 4, 8 2 16 16 4 20 20 2 8 1 = 8 ना, और नीचे 10 भी था तो 0 0 का आंसर क्या आ गया, 820। डी ऑप्शन सही है। क्लियर है सबको। ठीक है। तो आपने देखा कि ये सारे क्वेश्चन, सारे ही अच्छे क्वेश्चन, तो इसी तरह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस डेली आप पढ़ाई करते रहिए। बहुत जल्दी हम लोग आप लोग से ऑफलाइन भी मिलेंगे। और बेटा आप लोग याद रखिए, इस समय प्रेजेंट टाइम में रीवा में कंप्लीट टीम हमारे पास है और बेहतर से बेहतर टीम है। ठीक है। हर तरीके से हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हर तरीके से आपके साथ 24 घंटे आपके लिए 24/7 आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। ठीक है। बशर्ते कि आप लोग हमें ज्वाइन करिए और हमारे साथ साथ मेहनत करिए। ठीक है। क्योंकि आप लोग ने भी देखा पूरे लॉकडाउन में कहीं ना कहीं हमारी टीम आपके लिए काम करती रही है और आगे भी इसी तरीके से। भाई जब हम लोग ऑनलाइन इस तरह से इतना बेहतर तरीके से वर्क कर सकते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि ऑफलाइन कितने और बेहतर तरीके से वर्क किया जा सकता है। ठीक है। तो आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।